गुड इवनिंग एवरीवन। और एक महत्वपूर्ण तथ्यों के संग्रह के साथ मैं फिर हूँ अनअकैडमी पर और मैं हूँ जान प्रकाश। आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी पर कुछ तथ्यों का विश्लेषण जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो दरोगा, बीपीएससी और तमाम जो अभी होने वाले एग्जाम हैं उनके अनुसार मैं एक सेलेक्टेड प्रश्नों की एक सूची लेकर आया हूँ, जिस पर एक विस्तृत डिस्कशन आपके पास मैं उपलब्ध कराऊंगा। जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किस प्रकार विश्लेषण किया जाए, किस प्रकार उसे समझा जाए और किस प्रकार उसके पढ़ने की रणनीति हो, एक परीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है और उस अंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक मार्क्स हमारे परीक्षा फल, हमारे परिणाम के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। विश्लेषण परक प्रश्नों से आप समझने में आपको बीपीएससी के जो 5 ऑप्शन होते हैं ABCD, उनमें आपको सहायता मिलती है और आप एक से अधिक उत्तर सही है या एक से अधिक उत्तर गलत है या फिर उसमें से डिफरेंट ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है उसे आप करने में बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हैं, और ताकि आपके प्रश्न हमेशा सही हो। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो पॉसिबिलिटी, संभावित आंसर क्या हो, इसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने की प्रक्रिया होती है प्रश्नों को समाधान करने के दौरान। इसलिए आपको जरूरी है कि किस प्रकार से पढ़ते समय आपको प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए, महत्वपूर्ण तथ्यों को किस प्रकार से समझा जाए और उसको बनाते समय किस प्रकार से अन्य इंफॉर्मेशन को जोड़कर आप अपनी याददाश्त में उसे शामिल करें। ये परीक्षा की रणनीति होती है, रणनीति का अंग होता है। उसी प्रक्रिया में हम आज पुनः एक फिर से 3 प्रश्नावली का सीरीज लेकर फिर एक 51 क्वेश्चन का मैं फिर सीरीज लेकर आया हूं। और चूंकि पिछला 51 क्वेश्चन मैंने किया था, आप उसके विश्लेषण को आपने उसमें समझा था कि किस प्रकार प्रश्नों का समाधान किया जाए, उनका उत्तर कैसे दिया जाए। इन प्रश्नों को करने से निश्चित रूप से आप आने वाले समय में लगातार प्रश्नों की बनाने की प्रक्रिया को सरल और सहज रूप से समझ सकते हैं, उसको याददाश्त कर सकते हैं, उसको महत्वपूर्ण रूप से अपना कलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक। आप कहीं नहीं जाइएगा, प्रश्नों के विश्लेषण के साथ, तथ्यों के मूल्यांकन के साथ आप इन प्रश्नों को देखिएगा मेरे साथ, और यही प्रक्रिया आपको पढ़ने के दौरान भी रहेगी, जिसके तहत आप अपने नोट्स बना सकते हैं, प्रश्नों को कलेक्शन कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण आपको आज 19 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 17 इस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि 52 से 53 प्रश्नों को किया जाए। और उस रूप में आज हम आपके सामने अपने महत्वपूर्ण चुनिंदा कुछ अवधारणाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे पास पहला सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है जिसके बारे में, वो है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, आज का पहला प्रश्न है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया और ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, तो आप जानते हैं, बता दो किस गवर्नर जनरल ने किया और कब किया। वेरी गुड। अब जैसे आपको मान लीजिए कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपका आंसर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। अब मैं एक प्रोसेस बताता हूं। आप जब जानते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से प्रश्न आते हैं, तो आपको उनके ऊपर आप एक मिसलेनियस कॉपी होना चाहिए और उनसे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को लिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि हर 5-10 क्वेश्चन के बाद, हर 5-10 क्वेश्चन के सेट के बाद अन्य परीक्षाओं में देखिएगा एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसी तरह से गवर्नर जनरल रिपन, उसी तरह से गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, उसी तरह से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कम से कम जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापित हुई तो 2 चीज हुआ, 2 पॉलिसी बनी। देखिए, मैं ये क्या बता रहा हूं कि ये आंसर ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि समझिए उस दौरान क्या हुआ जिस समय हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ और जिस समय उस संवैधानिक ढांचे के अनुरूप चलने लगे। 1774 के बाद जो हमारे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने लगी, जब डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की स्थापना होने लगी, 1744 में जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना होने लगी, तो इन तमाम प्रयासों में कई संवैधानिक चीजें आई। दूसरी चीज कि अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित कर चुके थे, तो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन का निर्माण, रूल रेगुलेशन, विधि, रूल ऑफ लॉ की प्रोसेस में वो बढ़ने लगे। तो दूसरी तरफ
इतने दिन होने के बाद हमारे के यहाँ उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म भी करने लगे, और जो हमारे के शिक्षित वर्ग थे, जो पत्रकार, लेखक, विद्वान थे, वो भी कुछ भारत में रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म को लेकर आए। और उसका नतीजा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिफन, जो इन सब तमाम गवर्नर जनरल। तो कहने का मतलब इस तरह के रिफॉर्म, सती प्रथा केवल इंडिविजुअल मत पढ़िए, देखिए कि अब एक कलेक्शन होना चाहिए कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए उसमें आप देखिएगा 4 ही 5 गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म किया। अब आपके दिमाग में कलेक्शन होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग्स आए, कर्नवालिस आए, सर जॉन शोर आए, वेलेस्ली आए, बार्लो आए, मिंटो फर्स्ट आए, एडम आए, एमहर्स्ट आए, ठीक है, विलियम बेंटिंग आए। तो इन सभी गवर्नर जनरलों में रिफॉर्म किसने किया? तो एक नाम तो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग 1774 से 85, फिर कर्नवालिस 86 से 93, फिर सर जॉन शोर 93 से 98, फिर वेलेस्ली 1798 से 1805, 99 से 5। तो इस तरह से आप अगर कहें कि सती प्रथा किसने किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बेंटिंग ने इसका जो ये सती प्रथा का अंत किया 1829 में। और ठगी प्रथा का और सती प्रथा का दोनों में बेंटिंग का हाथ रहा। ठगी प्रथा का भी अंत करने में और सती प्रथा के भी अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हाथ रहा। ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों में अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, जिसको आप समझ कर सकते हैं, जिनका आपको 1828 से लेकर 1835 में और सती प्रथा का 1829 में जो उन्होंने कानून पास किया था, उसमें उनका जो कानून का जो एक्ट नंबर था मैं बता रहा हूँ 17वां। 29 का कितना था? 17वां। 29 का 70 नंबर। और बहुत सारे इन्होंने काम किया है कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत किया है, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने किया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इनका बनाना था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, इनके प्रयास से कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आधार किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो अपॉइंटमेंट होता था, पहले अपने मन से लोग रहते थे, अब एग्जामिनेशन के थ्रू किस एक्ट के द्वारा नियम बनाया गया कि अब कर्मचारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होगी? बताइए, लिखे आंसर जल्दी। किस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हिंदुस्तान में की गई? तो उसका आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 क्यों? अब यही तो आपको क्वेश्चन बनाने समय याद रखना है, क्यों 1853? 1853 क्यों? 1833 क्यों नहीं? तो देखिए हम पहले बताए थे, यही समझना है कि क्यों। अगर जब क्यों का आंसर समझ जाइएगा तो इसके साथ 10-15 फैक्ट जो कि रिलेवेंट है, जो कि लॉजिकल है 1853 के आंसर देने के साथ। कैसे? कि आप जानते हैं कि 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। उसके पहले जो भारत में शुरुआत हुई थी, गवर्नर की शुरुआत हुई और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। ब्रिटिश सत्ता की जैसे जैसे विस्तार होते गई, जैसे जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का निर्माण होते गया, वैसे वैसे एक सुपरमेसी की जरूरत हुई। इसलिए 1774 में 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहां से विस्तार की परंपरा, ब्रिटिश एक्सपेंशन की परंपरा और छोटे छोटे राजाओं पर कब्जा करके उसको ब्रिटिश भारत के निर्माण में की प्रक्रिया शुरू हुई और वह 1818 तक अपने प्रचंड स्वरूप में आई। इसीलिए एक ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा कि 1818 का जो दशक है
1800 तो 1323 का जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का दशक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो दशक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रखर दोपहरी थी। किसी इतिहासकार ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 से 23 के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रखर दोपहरी थी, है ना, मिड डे सन था। मतलब भारत में 1823 तक ब्रिटिश साम्राज्य की अधिकतम विस्तार हो चुका था। जब अधिकतम विस्तार हो चुका था, इसीलिए अब पूरे भारत के लिए एक पोस्ट चाहिए था, पूरे भारत में शासन के लिए एक पद चाहिए था। इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर, लॉजिक देखिए, आपको उस समय सारे राज्यों को जीत लिया गया था। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासत थे, उनको एक एक सहायक संधि के माध्यम से, एग्रेशन के माध्यम से, जीतने के माध्यम से उनको मिला लिया गया। अब बंगाल नहीं रह गया, बल्कि पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इसलिए जो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें यही पहला लाइन था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। 33 में आया और इसलिए भारत में बहुत बड़े कर्मचारियों की जरूरत हुई। ब्रिटिश हुकूमत एक्सपेंड कर गई थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग चाहिए था। और अब चूंकि इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, अब गुणवत्ता चाहिए, योग्यता चाहिए, इसलिए अब भारत से छंटनी विधि के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जरूरत हुई। इसलिए 33 के बाद जब 20 साल में अगला चार्टर आया 1853 में, तब कहा गया कि अब कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाएगी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाएगी। आप समझ रहे हैं आप? और इस तरह से 1833 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक भारत के जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1828 में अपॉइंट हुए थे, वो 1833 के चार्टर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल से बदलकर भारत के गवर्नर जनरल हो गए। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वो किस चार्टर के द्वारा? 1833 के द्वारा। और इसलिए बेंटिंग का 28 से लेकर 35 तक शासन था। 33 में चार्टर आ गया, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल हो गया। इस तरह से 33 में तो ये विस्तार हुआ, जिसका कारण था कि अब कर्मचारियों की नियुक्ति की जरूरत हुई। तो 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई। और 33 के एक्ट के तहत ही धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव पर सरकारी नौकरियों में 1833 में ही धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव करने पर, डिस्क्रिमिनेशन करने पर प्रोहिबिशन कर दिया है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, ईटीसी। और इसी का लॉजिकल रिजल्ट हुआ कि 1853 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें ये प्रोविजन किया गया अब भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत होगी। मैं पहले बता दूं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई थी और अंग्रेजों के द्वारा भारत में करवाया गया। दैट टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1848 में डलहौजी था। 1848 से लेकर 1856 में दैट टाइम डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और डलहौजी गवर्नर का जो ड्यूरेशन था, हिज ड्यूरेशन वाज 1848 to 1856। और इस दौरान डलहौजी ने बहुत सारे काम किए। उसके बहुत सारे 1853 का चार्टर एक्ट भी उसी के समय आया था। डलहौजी ने हमारे लिए 1854 में शिक्षा का, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला वुड्स डिस्पैच को लागू किया है। डलहौजी ने मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारा एजुकेशन के लिए किया। उन्होंने मतलब रेलवे की शुरुआत पहली बार डलहौजी ने किया। और इस तरह से उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत की और बहुत सारे राज्यों को मिला लिया। बहुत सारे डलहौजी को लेकर पॉइंट है। थाने से जो रेल लाइन चला, तो डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था और डलहौजी के समय में 1853 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। इस प्रकार देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूं, बहुत सारे तथ्य बता रहा हूं। आपके पढ़ने के तरीके और प्रश्न पर समय देने के तरीके को मैं बदल रहा हूं। मैं बहुत एक ट्रेंड देखता हूं कि आप लोग जब सेट बनाते हैं तो आधा घंटा में या 20 मिनट में 70 क्वेश्चन या 15 मिनट में 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। निश्चित रूप से उसको, चूंकि आप एग्जाम को मोड में बना रहे हैं तो निश्चित रूप से बनाइए 10 मिनट में 50 क्वेश्चन।
लेकिन जब उसका फिर आंसर को विश्लेषण करिए तो एक डायरी रख कर करिए, और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को किताब पर जाइए, उन प्रश्नों को नेट पर जाइए और उनसे संबंधित विश्लेषण को उन प्रश्नों के साथ डायरी में उसका मूल्यांकन करिए, उसका नोट्स बनाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? इल्बर्ट बिल विवाद, इसको जल्दी से बताइए, 2-3 सेकंड का टाइम। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? 2-3 समय आप टाइम ले लीजिए। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? ठीक, देखिए इल्बर्ट बिल विवाद भारत में एक गवर्नर जनरल आए थे लिटन, और लिटन के बाद आए रिपन। तो जितना खराब लिटन का गवर्नर जनरल काल था, जो लिटन आए थे 1876 से 1880 तक आए थे, और रिपन जो आए थे 1880 से 84 तक। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, रिपन इतने बेहतरीन गवर्नर जनरल थे और संवैधानिक विकास में उनके द्वारा किए कितने भी कार्य महत्वपूर्ण थे। रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है। इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा, भारत का मसीहा कहा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बहुत आया था लिटन के समय, और वर्नाकुलर प्रेस में था कि जो भी भारतीय भाषाओं में जो भी पत्र पत्रिकाएं छपेंगी वो पहले गवर्नर ऑफिस में जाएंगी, और वहां से नोडल अधिकारी से उनके जो पत्र पत्रिकाओं में जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद वो छपेगा। इस प्रेस एक्ट को रिपन ने 1880 से 84 के दौरान इसको रद्द किया। उसके बाद रिपन को सज्जन रिपन ही कहा था, बहुत सारे सुधार किए। कहा था कि भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। स्थानीय स्वशासन का एक जन्मदाता थे। 80 से 84, 1880 से 84 वही दौर है। समझिए आखिर में क्या रिपन बहुत बड़ा रिफॉर्मर था? अगर था भी व्यक्तिगत रूप से, तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी 80 से 84? आप 80 से 84 देखिएगा तो 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, और 1870 से लेकर 84 के बीच में अनेक राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी का बहुत बड़ा एक स्वरूप बिखर के आया हो, इंडियन नेशनल यूनियन हो, बहुत सारी चीजें 80 से, मतलब 80 से 84 वह कार्यकाल है रिपन का, जिस समय भारत में बहुत बड़ी राजनीतिक जागृति हो चुकी थी और लिटन के कार्यों से भारत की जनता क्षुब्ध थी। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं अभी तक, सैकड़ों मैगजीन और न्यूज़पेपर निकल चुके थे। तो 80 से 84 के दौरान ये बढ़ती हुई राजनीतिक विचारधारा को संतुष्ट करना और कुछ व्यक्तिगत रूप से रिपन व्यक्तिगत रूप से रिपन का अच्छा होना भी इसके लिए एक बहुत ही उत्तरदायी कारण है। इल्बर्ट बिल विवाद उस प्रकार था कि जब न्यायालय में पहले क्या होता था कि न्यायालय में एक कानून लाया गया कि जो जजों की नियुक्ति हो गई 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा अभी सुने, तो उसके बाद बहुत सारे 1861 में भारत के आईसीएस भी बन गए हैं, सत्येंद्र दास बोस बन गए हैं, बहुत सारे अरविंद घोष आईसीएस के परीक्षा में पास करने लगे। तो अब जज से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक भारतीय लोग होने लगे। तो इल्बर्ट बिल यही आया, इल्बर्ट बिल एक्ट था जो न्यायपालिका संबंधित था, जुडिशरी संबंधित था। इसमें यही कहा गया कि अगर कोई भारतीय जज बनता है तो वो गोरों के मुकदमों की सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारा कानून आ चुका है, आईपीसी एक्ट आ चुका है, बहुत सारा कानून आ चुका है, रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। भले भेदभाव हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जज की महत्ता बढ़ गई थी, ब्रिटिश प्रशासन बहुत बड़े स्तर पर हो चुका था, इसीलिए इल्बर्ट बिल लाया गया, कहा कि भारतीय जो है गोरों के मुकदमों की सुनवाई
नहीं कर पाएंगे उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। सीधे सीधे इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट एक कंसेप्ट था और इसको लेकर इल्बर्ट बिल विवाद में इसको गवर्नर जनरल ने रिपन ने कैंसिल कर दिया, इसको समाप्त कर दिया और इसलिए इसको मतलब इसी पर इनको बहुत दबाव इस एक्ट को लेकर हुआ था, जिस इसी एक्ट के मुद्दे के ऊपर उन्होंने रिपन ने क्या किया, रिजाइन भी कर दिया था। इसलिए भारतीय हित को देखते हुए इस बिल को वो समाप्त करना चाहते थे, इल्बर्ट बिल विवाद को, ठीक है। इसलिए उनको मतलब हटना भी पड़ा, त्यागपत्र भी देना पड़ा और उन्होंने आपको द ड्यूटीज ऑफ एज पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रशासन व्यवस्था की चर्चा की है और बहुत सारे इन्होंने काम किया रिपन के द्वारा। मैं रिपन के द्वारा कामों में आपको बता दूं, प्रथम जो सेंसस है भारत में जनगणना 1881 में इन्हीं के समय हुआ, प्रथम जो जनगणना हमारे यहाँ 1881 में। इसी के साथ साथ और भी चीजें हुई हैं, स्थानीय स्वशासन के लिए हुआ है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम है 1881 में प्रथम जनगणना, 1881 में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम हुआ था, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी, नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई थी, ये तमाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने खत्म किया था और इस तरह से तमाम चीजों को इन्होंने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न के विश्लेषण में आपको समय लगता है। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर होगा कि अपने कार्यों के लिए मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। लॉर्ड कैनिंग वही है जिनका शासनकाल 1856 से लेकर 1861 तक रहा। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया था भारत में और ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जो जिनका कार्यकाल था 1856 से 1861 और 1857 के क्रांति के बाद भारत में एक एक्ट आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट और उस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का एक और नाम हो गया है ना, वायसराय, भारत का वायसराय। और इस तरह से आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए और इन्होंने ही भारत में अपने कार्यों के लिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की पहली बार शुरुआत हुई और मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की शुरुआत हुई और इस तरह से ये भारत में कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शुरुआत की पहली झलक है और इसका प्रारूप लिया गया था ब्रिटेन से, लेकिन इनको कोई डेमोक्रेटिक इस कैबिनेट को राइट नहीं था। ये किसी भी मंत्रिमंडल जो था किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये केवल गवर्नर जनरल की सलाहकारी एडवाइजरी बोर्ड थी। जैसे हमारे क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, सामूहिक उत्तरदायित्व था। आज हमारे क्या मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता, ऐसा उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता आपको लॉर्ड कैनिंग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पूर्णतः भंग कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पूर्णतः भंग कर दिया गया? देखिए, आप बताइए आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पूर्णतः भंग कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी ठीक है, आप कंसेप्ट समझिए कि 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1813 में आप देखेंगे 13 और 33 का चार्टर एक्ट याद करिए। 1813 में नॉर्मली कह दिया गया था कि भारत में व्यापार करने का अधिकार अब सभी कंपनियों को होगा और चाय और चाइना में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये कहा गया था कि चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मोनोपोली एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1813 में जो चार्टर एक्ट है, क्या कहा गया कि चाय और चीन के साथ कोई भी व्यापार करेगा तो केवल ईस्ट इंडिया का, मतलब चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया? नहीं, हुआ कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ भी व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी।
तो भारत में केवल भारत में चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और बाकी हजारों चीज का व्यापार हजारों कंपनियां आके व्यापार करेगी। मतलब यहां पर फ्री, मतलब एक तरह से ओपन इकोनॉमी की बात होगी कि अब कोई भी कंपनी इंग्लैंड की आए भारत में व्यापार करे, अर्थात भारत की बाजार को विश्व के समस्त अपने इंग्लैंड के सारे कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इसका मतलब था कि भारत में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का और बेहतर दौर शुरू होने वाला था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर था कि कोई कंपनी टिक नहीं पाई। लेकिन यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर बदल गया था। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी हो गई थी, ट्रेड एंड कॉमर्स में उसकी बहुत रुचि नहीं थी और इसीलिए 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोनोपोली जो था कि चाय और चीनी, उसको भी एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, अर्थात पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट बना दिया। कोई भी संरक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं था। अब कोई भी इंग्लैंड की कंपनी कुछ भी, कहीं भी, क्या भी, कुछ भी व्यापार कर सकती और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कम और रेवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में राजनीतिक सत्ता, सारा चीज करने लगी। और जब इसकी शोषण एक्सप्लॉयटेशन की जब पराकाष्ठा डलहौजी के समय आ गई 48 से 56 में, जब डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, गोद लेने की प्रथा लाया और सतारा को जबरदस्ती मिला लिया उनका वंश नहीं होने के कारण। सतारा के बाद जैतपुर को मिला लिया डलहौजी ने, फिर संभल को मिला लिया डलहौजी ने, फिर बरार को मिला लिया डलहौजी ने, फिर उदयपुर को मिला लिया, फिर झांसी को मिला लिया, फिर नागपुर को मिला लिया और लास्ट में तो हद कर दी जब कुशासन के आधार लगाकर अवध जैसे उनके दोस्त को, जो लगातार उनके साथ सत्ता में बने रहे थे, उनकी सहायता करते थे, जब कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने अवध को कुशासन का, आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन का आधार लेकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और ये भारत में प्रिंसली स्टेट जो राजाओं की असंतुष्टि का चरम दौर था, एक विस्फोट हो गया। 1857 की क्रांति हो गई, बहुत सारे मुद्दे को लेकर चिंगारी बारूद जमा था, चिंगारी लगते ही विस्फोट हो गया और इस प्रकार डलहौजी का जो शासनकाल आते आते भारतीय जो मिडिल क्लास थी, जो प्रिंस जमींदार थे, सामंत थे, उनकी सहन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और विस्फोट के रूप में, एक मिलिट्री रिवोल्ट के रूप में, एक आर्मी रिवेलियन के रूप में, एक सिपाही म्यूटिनी के रूप में 1857 का विद्रोह हुआ और इस प्रकार से इतनी भयानक विद्रोह थी कि मुगल साम्राज्य तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, सांकेतिक भी समाप्ति हो गया। लेकिन यह एक साथ 1857 के विद्रोह से दो चीजों की समाप्ति हुई। पहला 1857 की क्रांति से हमारी जो मुगल साम्राज्य था, मुगल सल्तनत थी, उसकी जो आंशिक प्रतिनिधित्व जो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, वो आंशिक प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो गया। और दूसरी चीज कि 1857 के विद्रोह के बाद जो डायरेक्ट हमारे का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो भी समाप्त हो गया और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हुआ। लेकिन पूरी तरह से उसको डिजॉल्व नहीं किया गया था, भंग नहीं किया गया था। 1857 को समाप्त हुआ, निश्चित रूप से उनका शासन समाप्त हुआ था और सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत में शासन की स्थापना हो गई थी। अब हमारे यहाँ महारानी विक्टोरिया के नाम से शासन हो रहा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शासन नहीं हो रहा था। तो हमारे यहाँ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। मुगल जो शासक की सांकेतिक सत्ता थी वो भी समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल भी समाप्त हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो गया और लास्ट में जाकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी कार्य नहीं रह गया तो इनको 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अब भारत में राजनीतिक सत्ता पूरी स्थापना के साथ, पूरे चरम स्थिति के साथ हमारे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ये इसके तथ्य है जुड़े हुए आसपास, इसलिए आपको इस रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो 1884। अब सोचिए कि अगर आप इस तरह से समय देते हैं तो एक से साथ कितने तथ्यों के आपका अवधारणा क्लियर होगी, इसलिए मैं कहता हूं जोड़कर। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? द्वैध शासन का जन्मदाता भारत में किसे कहते हैं? तो द्वैध शासन का जन्मदाता भारत में है ना, लियोनस कार्टियस को कहते हैं। लियोनस कार्टियस को कहते हैं द्वैध शासन। अब देखिए, द्वैध शासन बहुत तरह से,
द्वैध शासन क्या है? बहुत तरह से लियोनस कर्टियस, इसको लिख लीजिएगा। जनरली ये 1784 सब एक्ट को लेकर है। अब देखिए डायरकी, द्वैध शासन मतलब डायरकी। तो हमारे क्या पहली बार द्वैध शासन की 3-4 बार द्वैध शासन की स्थापना। अगर क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन आया कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा बंगाल में डायरकी की स्थापना आपको रॉबर्ट क्लाइव 1765, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, 1765 में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, जब हमारे यहाँ इलाहाबाद के संधि के द्वारा जब हमारे का बंगाल में सत्ता स्थापित हुआ, तो बंगाल के गवर्नर और वहाँ के नवाब को मिलकर शासन किया गया और द्वैध शासन की स्थापना पहली बार बंगाल में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पहली बार कब हुआ? तो 1784 में। कब हुआ? 1784 में। फिर प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो 1919 के एक्ट के द्वारा। फिर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। इस तरह से 4 बार द्वैध शासन है। हम इसको डिटेल बाद में बताएंगे। और इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन रह गया, बहुत डिटेल ले रहे थे। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और, जो ये एक क्लास और सेशन चलेगा, जो 7वां से लेकर 19 तक चलेगा। थैंक्स, धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ बाद में।